नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए, यह प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री से संबंधित है। पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? देखिए, धातु तो विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु एक ऐसा है अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन है और यह विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा अधातु चमकदार होता है? देखिए, कौन सा अधातु चमकदार होता है, इसमें विशेष चमक होता है? तो आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन चमकदार होता है। धातुओं में तो विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन देखिए यहाँ अधातु है तो अधातु चमकदार होता है, आयोडीन में एक चमक होती है। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम को किस तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम एक क्रियाशील धातु है, तो उसे तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो वह तेल है केरोसिन तेल। आंसर होगा केरोसिन तेल। केरोसिन तेल में सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाता है? देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाता है? सीसा और टीन से बना हुआ मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर, तो सोल्डर याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को सोल्ड करने में ये सोल्डर काम आता है, तो सोल्डर याद रखेंगे। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। छठा प्रश्न देखिए। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने से क्या प्राप्त होता है? देखिए, लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम और कार्बन का भी कुछ मात्रा मिला दिया जाए तो वह स्टेनलेस स्टील बन जाता है। आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। लोहा के साथ क्रोमियम और निकेल मिला देंगे तो वह स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतन दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतन दोनों तरह की प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो आंसर होगा भारी जल। भारी जल याद रखेंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है, यानी भारी जल याद रखेंगे। तो चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है। देखिए, घरेलू ईंधन में जब हम लोग गैस सिलेंडरों में जो भरा हुआ रहता है, जिसे LPG के नाम से जाना जाता है, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, किसका बना होता है? तो ये ब्यूटेन से बना होता है। तो LPG नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का सम्मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन याद रखेंगे। तो चलिए नवा प्रश्न पर चलते हैं। ब्रोमीन होती है। देखिए, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन लाल द्रव होता है। द्रव है ब्रोमीन, तो यह लाल द्रव है ब्रोमीन। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। हंसाने वाली गैस है। देखिए, हंसाने वाली गैस, देखिए एक गैस है जो हंसाने का काम करता है, हंसाने वाला गैस है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में, वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग जो करते हैं उसमें प्रयोग होने वाली गैस जो होता है, उसको कौन कौन से गैस होते हैं उसमें? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस हाइड्रोजन और एसिटिलीन है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस हाइड्रोजन और एसिटिलीन को याद रखेंगे। आंसर होगा हाइड्रोजन और एसिटिलीन। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं।
भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? देखिए अभी भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहा जाता है। हाइड्रोजन देखिए 3 प्रकार का होते हैं, साधारण हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, और ट्रिटियम। तो ये 3 तरह के हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारी हाइड्रोजन किसे कहा? आंसर होगा ड्यूटेरियम। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। भारी जल को किसे दर्शाते हैं? देखिए भारी जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र सामान्य जो जल होता है उसको तो H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको कहेंगे H2O। लेकिन यहाँ भारी जल पूछा जा रहा है तो भारी जल को D2O कहा जाता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड याद रखेंगे, D2O, जिसे भारी जल के नाम से जाना जाता है। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी धातु सबसे हल्की धातु होती है? सबसे हल्की धातु, तो आंसर होगा लिथियम। लिथियम होता है जो सबसे हल्की धातु होता है। चलिए 15वां प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिटकिरी, देखिए हम लोग फिटकिरी कट जाने पर, दाढ़ी बनाते समय कट जाने पर उस फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। स्कंदक के रूप में फिटकिरी का उपयोग होता है, कटे हुए भाग पर लगाते हैं। तो ये फिटकिरी का रासायनिक सूत्र पर जाएंगे तो देखिए K2SO4 होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 H2O याद रखेंगे। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस और 24 H2O। तो याद रखेंगे फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रेशर कुकर, वायुयान, हवाई जहाज में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? देखिए प्रेशर कुकर, वायुयान और जहाज निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो आंसर होगा डेरुलुमिन। आंसर होगा डेरुलुमिन। यह डेरुलुमिन हल्का और कठोर होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर, वायुयान और हवाई जहाज में इस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। बनावटी सोना किसे कहा जाता है? बनावटी सोना, ओरिजिनल सोना नहीं है, बनावटी सोना किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अल्मुनियम ब्रॉन्ज को बनावटी सोना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए 18वां प्रश्न, बनावटी हीरा किसे कहा जाता है? अब देखिए बनावटी सोना के बाद देखिए बनावटी हीरा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन को बनावटी हीरा कहा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा फास्फोरस वायु में स्वतः जल उठता है? तो यह देखिए फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस उतना सक्रिय नहीं होता है जितना कि श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद स्वतः ही जलना प्रारंभ कर देता है। तो श्वेत फास्फोरस को याद रखेंगे। कौन सा फास्फोरस वायु में स्वतः जल उठता है? तो आंसर होगा सफ़ेद फास्फोरस। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? देखिए यहाँ ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर होगा सीले। याद रखेंगे, सीले। तो 21वां प्रश्न पर चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा, देखिए कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। तो यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। आंसर याद रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा गैस नोबेल गैस कहलाती है? देखिए नोबेल गैस, तो कौन सा गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो आंसर होगा हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, तो आंसर होगा फ्लोरीन। आंसर याद रखेंगे, फ्लोरीन। चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। जल से हल्का होता है, देखिए जल से हल्का कौन होता है? तो सोडियम। इसीलिए सोडियम जल में तैरता है, तो जल से हल्का होता है सोडियम। 25वां प्रश्न पर चलते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल जब अधूरा जल है, पूर्ण रूप से नहीं जलता है, तो अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होगा? तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से
कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसका रासायनिक सूत्र है CO, याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन है? तो यहाँ होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, CHNO, यानी C भी होगा, H और N और O होगा। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने से कौन सी गैस निकलती है? देखिए, जब सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो कौन सा गैस उससे निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल में गैस त्रासदी, गैस का रिसाव हुआ था। तो उस समय कौन सा गैस रिसाव हुआ था? बहुत लोग इसमें, बहुत सारे लोग मृत्यु हो गया था भोपाल गैस त्रासदी में। तो इसमें जो गैस रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है? देखिए, कार्बन के अपर रूप सबसे पहले तो हीरा और ग्रेफाइट होगा और एक पुलेरिन है। तो कार्बन के अपर रूप हैं ये सब। तो चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन, याद रखेंगे, एल्केन। देखिए यहाँ पर 31वां प्रश्न है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ देखिए, CnH2n+2, CnH2n+2, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसी तरह से देखिए 32वां प्रश्न में है, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये अल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, 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 याद रखेंगे। और 33वां प्रश्न है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा CnH2n-2। ये तीनों जो सामान्य सूत्र है उसको एकदम याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, याद रखेंगे, और अल्काइन का CnH2n-2। तो ये तीनों सामान्य सूत्र को याद रखेंगे। चलिए 34वां प्रश्न चलते हैं। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, देखिए एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन है और मीथेन से ही एल्केन श्रेणी का शुरुआत होता है और मीथेन के बाद ही मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होता है। तो शुरुआती जो सदस्य है वो मीथेन ही है, CH4 इसका। चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। फायर डैप किस गैस को कहा जाता है? फायर डैप किस गैस को कहा जाता है? तो आंसर होगा मीथेन को फायर डैप के नाम से जानते हैं, फायर डैप गैस के नाम से जानते हैं। तो मीथेन याद रखेंगे। 36वां प्रश्न पर चलते हैं। नोबेल तेल किसे कहा जाता है? देखिए, नोबेल तेल किसे कहा जाता है? तो नोबेल तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 37वां प्रश्न देखिए, RDX का आणविक सूत्र क्या है? RDX का आणविक सूत्र होता है C3H6N6O6, C3H6N6O6। तो चलिए 38वां प्रश्न पर चलते हैं। रक्त को पतला करने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, रक्त को पतला करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा एस्पिरिन, आंसर होगा एस्पिरिन, याद रखेंगे, एस्पिरिन। 39वां प्रश्न पर चलते हैं। बेंजीन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? बेंजीन की खोज सर्वप्रथम माइकल फ्राडे ने किया था। आंसर होगा माइकल फ्राडे। चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आंसर होगा आइसोप्रीन। चलिए 41वां प्रश्न पर चलते हैं। टेफ्लॉन का प्रयोग किस में किया जाता है? देखिए, टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन के लिए किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, नॉन स्टिक बर्तन में
टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन में होता है। तो चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। कोयले को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये कोयला के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसमें सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, और पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होता है। तो चलिए 43वां प्रश्न पर चलते हैं। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो आंसर होगा रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज किया था। तो चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन आंसर होगा, जे थॉमसन। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? आंसर होगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। 47वां प्रश्न पर चलते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, तो भविष्य का ईंधन होगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आंसर होगा हाइड्रोजन। 48वां प्रश्न पर चलते हैं। पानी में मिट्टी का मिश्रण, देखिए पानी में मिट्टी का मिश्रण किसका उदाहरण है? देखिए पानी में मिट्टी का मिश्रण निलंबन का उदाहरण है। निलंबन याद रखेंगे, निलंबन। और 49वां प्रश्न पर चलते हैं। एक परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान किस में होता है? एक परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान किस में होता है? तो परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होते हैं। नाभिक याद रखेंगे, न्यूक्लियस में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही बना हुआ होता है। इसीलिए एक परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो चलिए 50वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न। तो देख लीजिए 50वां प्रश्न। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर कौन लगाता है? अभी बताए हैं कि नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 8, और जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।